नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले बात करेंगे ऑटो चालक की पिटाई का मामला जो लगातार तूल पकड़ रहा है। अब विवेक तनखा ने ट्वीट कर विरोध जताया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि कौन है ये दो दरिंदे और इस तरह से मारने का अधिकार इन्हें किसने दिया। मेरी तरफ से ड्राइवर को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। आर्थिक मदद की बात भी उन्होंने कही है और बेरहमी से बहुत बुरी तरह से पिटाई का ये वीडियो सामने आया था। किस तरीके से पीटा जा रहा है, बेहोश होने के बाद घसीटा जा रहा है। ये लोडिंग ऑटो चालक है, इसने एक स्कूटी को टक्कर मार दी थी और स्कूटी सवार युवती ने अपने परिजनों को बुलाया। कार और बाइक से ये पहुंचे और इसके बाद इसकी बेदम पिटाई की। इस तरह इनके खिलाफ हालांकि पहले भी इस तरह के मामले इनके खिलाफ दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं। जबलपुर में ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई की गई। आरोपी का नाम अभिषेक दुबे बताया जा रहा है। बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो सामने आया और उसके बाद पुलिस जागी है। आरोपी के खिलाफ आधारताल थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। आपकी टक्कर क्या उन लड़कों से हुई थी? कोई लेडीज थी, भगवान जाने उनका कौन था। और नहीं था। बस 2 मिनट नहीं लगा, उन लोग आए भरा भरा, कार से आए, कोई बाइक से आए, सब मारने लगे मेरे को। ये भी नहीं पूछे कि क्या दिक्कत, क्या कैसे हो गया, कुछ नहीं, डायरेक्ट शूट आउट। फिर आप वहीं पे थे तो परिवार वालों को कैसे जानकारी और कैसे आप? तो हम जब थाने हमें ले गया है तो हम अपने दोस्त को नंबर दिया सुनील चौधरी का, तब उनने फिर जब सब जगह संपर्क किया तब जाके मेरे घर वाले आए। अच्छा, आप वहीं पे थे? मैं वहीं अंदर बंद करे थे, मैं लेटा था। आपकी टक्कर क्या उन लड़कों से हुई थी? सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, 3 घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहूंगा। खबर यह भी मिल रही है कि आधी रात में घुसकर एक युवक को गोली मार दी गई है। इसके अलावा शहडोल संभाग की वो खबर भी आप याद करें कि कबाड़ी अगर कानून के बड़े अफसर को धमकियां दे तो कानून व्यवस्था की धज्जियां पूरे मध्य प्रदेश में ही उड़ी हुई हैं। पर संस्कारधानी क्या शैतानधानी में तब्दील हो गई है? अपडेट हो वो भी साझा करें। देखिए, बेशक कहीं ना कहीं ललित जी, कल जिस प्रकार से वीडियो ये वायरल हुआ, बेरहमी से खुली सड़क में, जो कि पेशे से गुंडा है, जो आरोपी है और पूर्ण हत्या के एक मामले में फिलहाल जमानत पे छूटा हुआ है, तो जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं सड़कों पे फिर निकल के आई कि बिल्कुल बेखौफ है, पुलिस का भी कोई डर नहीं है। एक मामूली सी टक्कर का बदला लेने, कहीं ना कहीं जानलेवा सा हमला करना, फिल्मी अंदाज में उसे आसपास जो सामग्री पड़ी उससे पटक पटक के मारना और फिर गाड़ी में उल्टा लटका के ले जाना, तो ये प्रवृत्ति दर्शाती कहीं ना कहीं फिल्मों से कुछ ज्यादा ही प्रेरित हैं और अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए, अपना रौब झाड़ने की, इलाके में वर्चस्व बनाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। 2 युवकों का इसमें आरोपियों का नाम आया है। पुलिस ने 307 की धारा भी इस पूरे मामले में बढ़ा दी है। पीड़ित ने बताया कि किस तरीके से उसे गंदे तरीके से पीटा गया और FIR थाने के सामने तक ये ले गए थे और वहां छोड़ के आरोपी जो है इसे चले गए थे। तो ये भी दर्शाता है कि इनमें पुलिस का भी कोई डर नहीं है। पुलिस थाने के सामने अगर आरोपी को छोड़ के जा रहे हैं तो तमाम जो सवालात है वो खड़े होते हैं। पहले पूरे मामले में जब सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं थू-थू होने लगी जबलपुर पुलिस की, तो SP ने जाके फिर पूरे मामले में स्वतः ही संज्ञान लिया और आरोपियों की तलाश अभी तक की जा रही है। फिलहाल आरोपी नहीं पकड़े गए हैं, अभी तक फिलहाल आरोपी जो है वो पकड़े नहीं गए हैं। तो बेशक कानून व्यवस्था का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है प्रतीक की जो जमानत पर है उसके उसका कोई पता पुलिस के पास नहीं है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पता कोई पुलिस के पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जैसा कि मैंने जिक्र किया, अगली बड़ी खबर भी जबलपुर से ही है। आधी रात में घर में घुसकर युवक को गोली मार दी जाती है। इस बेरहमी से पिटाई के बाद क्या यह घटना आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती? जबलपुर से एक और बड़ी खबर कि आधी रात में घर में घुसकर युवक को गोली मार दी गई। चोरी की आशंका के चलते वकील ने गोली चलाई है। घटना में घर में घुसे युवक ने दम तोड़ दिया। वकील ने फिर खुद डायल 100 कर इसकी जानकारी दी और घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतक युवक की शिनाख्त की जा रही है। रामपुर छापर के निवासी वकील हैं विनोद मिश्रा। तो वकील के घर कोई चोरी के लिए घुसा, उसने गोली चला दी।
ये कानून से उठता भरोसे, कानून पर से उठते भरोसे की एक वानगी है। वकील खुद गोली चला दे रहे हैं। तो ये जबलपुर की खबर आपने देखी। इधर रतलाम में एक निजी वायर फैक्ट्री में मजदूर की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और दूसरे मजदूरों के साथ मारपीट भी की है। बताया जा रहा है कि मजदूर का शव फैक्ट्री में बनी पानी की टंकी में मिला था और मौत की सूचना मिलने पर मृतक के परिजनों और आसपास के लोगों ने फैक्ट्री में पहुंचकर शव को टंकी से बाहर निकाला। इसके बाद परिजनों ने फैक्ट्री में जमकर हंगामा कर दिया। परिजन फैक्ट्री में ही शव रखकर फैक्ट्री मालिक को मौके पर बुलाने की बात पर अड़े हुए हैं। विवाद बढ़ता देख पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच का आश्वासन देकर हंगामे को शांत करवाया गया है। और इनको 4 घंटे हो गए डूबे हैं। सेठ को इतने फोन लगाए, सेठ भी भाग गए और मैनेजर भी यहाँ से भाग गए। अच्छा। और ना कोई गोताखोर यहाँ पे व्यवस्था है। यहाँ पे मजदूर था साबिर अली का, आमिर अली, ये मिल्लत नगर का रतलाम का पानी के टैंकर में गिरा है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सब कैसे गिरा? अब ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। दमोह में देर रात जिला अस्पताल में अपनी बेटी को इलाज के लिए लेकर पहुंचे हैं आरक्षक। अखिलेश छारी ने डॉक्टर से गाली गलौज भी की है। बताया जा रहा है कि आरक्षक की 2 साल की बेटी को किसी कीड़े ने काट लिया था। आरक्षक डॉक्टर से बेटी को सांप के काटने की आशंका जता रहा था और एंटी वेनम यानी एंटी स्नेक जो दवाइयां होती हैं सांप के काटने पर दी जाने वाली, वो लगाने की बात कहने लगा। लेकिन डॉक्टर ने बच्ची को एंटी स्नेक लगाने में जल्दबाजी करने से मना कर दिया। इस बात पर आरक्षक ने डॉक्टर से गाली गलौज करनी शुरू कर दी और इसके बाद डॉक्टर सीधे सिटी कोतवाली थाने पहुंचे तो पीछे पीछे आरक्षक भी कोतवाली पहुंचा। कोतवाली में आरक्षक बेकाबू होकर डॉक्टर से दोबारा गाली गलौज करने लगा। डॉक्टर पर झपटने की कोशिश की। कोतवाली में मौजूद पुलिसकर्मियों ने डॉक्टर को बचाया और आरक्षक को कोतवाली के अंदर मौजूद एक रूम में बंद करना पड़ा। डॉक्टर की शिकायत पर आरक्षक अखिलेश छारी को अनुशासनहीनता और अशोभनीय कृत्य के चलते तत्काल निलंबित कर दिया गया। इलाज के बाद आरक्षक की बेटी की हालत सामान्य है। एक और खबर जबलपुर से। हाथरस से जबलपुर की महिला चिकित्सक के कनेक्शन का मामला और लगातार इस मामले में नए नए अपडेट आ रहे हैं। डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर दिया है। अभी ये नहीं पता है कि वो परमानेंटली डिलीट किया गया या सिर्फ हाइड उन्होंने किया है। समुदाय विशेष को लेकर लगातार ऐसी पोस्ट की गई थी, भड़काऊ पोस्ट वो थी और आरोपों के बाद लगातार जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर, उसके बाद फेसबुक पर वो नजर आनी बंद हो गई हैं। मीडिया से भी वो लगातार बच रही हैं। डॉक्टर बंसल, प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरी जानकारी। फेसबुक पोस्ट डिलीट करना, या तो जो पोस्ट किया गया वो गलत था या हटाया गया तब कुछ गलत था। बेशक जी, फेसबुक में वो बनी है लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट जो है उन्हें हटा दिया है। जो भी समुदाय विशेष के लिए उनके द्वारा पोस्ट की गई थी, लगातार वो पोस्ट विगत दिनों से कर रही थी, उन्होंने अब उसे डिलीट कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कल विवाद बढ़ रहा था, लोगों का विरोध भी जो अन्य समुदाय का उनके प्रति अगर बढ़ रहा था, जो कि कहीं ना कहीं आरोपों में घिरी हुई है
और SIT का इंतजार अभी भी जलपुर पुलिस में किया जा रहा है। बहरहाल लगातार वो चर्चाओं में है। इस बीच जो पोस्ट इनके द्वारा की गई थी वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन वर्तमान में वो उनके फेसबुक अकाउंट में शो नहीं हो रही है, यानी उन्हें हटा दिया गया है। तो बेशक ये विवादित पोस्ट थी, आखिर क्यों उन्हें हटाया गया, इस बात का बेशक हम जवाब उनसे पूछना चाहेंगे। लेकिन कल भी उनसे कई बार प्रयास किए गए बातचीत के, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आई। क्या वजह रही ये स्पष्ट नहीं है। आज भी उनसे बेशक प्रयास किया जाएगा कि तमाम जो पोस्ट डिलीट किए हैं, कल एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। 2018 के आगरा हत्याकांड में भी वो मौसी बन के गई थी, ऐसे आरोप लगाए थे। इन तमाम सवालों पर उनके जवाब बेशक अभी तक नहीं मिले हैं। और आज फेसबुक पोस्ट को डिलीट कर देना, तो आखिर ये इतनी भड़काऊ पोस्ट वो क्यों कर रहे हैं समुदाय विशेष के लिए। पेशे से वो चिकित्सक हैं, हर धर्म के मरीज को वो देखती हैं, और एक आइडियोलॉजी अगर सेट कर लें तो बेशक कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी भरा हो सकता है। अब बहरहाल जो भी हो, फिलहाल आज की अपडेट यही है कि नया अपडेट डॉक्टर बंसल ने अपने विवादित पोस्टों को हटा दिया है। आखिर विवादित थी तो किया ही क्यों, ये सवाल उठना लाजमी है, हर किसी के जहन में उठ रहा होगा। इसका भी हम जवाब बेशक उनसे कोशिश करेंगे अगर वो दे पाए। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फेसबुक से उन्होंने अपने जो विवादित पोस्ट थे वो हटा लिए थे, समुदाय विशेष को लेकर ये पोस्ट किए गए थे। और खबर सीधी से केंद्रीय सहकारी बैंक में चोरी का मामला सामने आया है। 6 लाख से ज्यादा की कैश की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। बैंक प्रबंधक की लापरवाही भी सामने आई है। लॉकर की चाबी बैंक में थी। ये सिर्फ लापरवाही है या मिलीभगत है, ये एक बड़ा सवाल। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद अब सियासत की बात। उपचुनाव को लेकर बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी अब टोटल हाईटेक कैंपेन मोड में आ चुकी है। मध्य प्रदेश के चुनावी इतिहास में संभवतः पहली बार लाइव रथ बनाया गया है। लाइव क्वालिटी रथ भी इसे कहा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से 28 वीडियो रथ हैं, चुनाव प्रचार में उतरेंगे, बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। पूरी तरह से ये हाईटेक हैं और इनके जरिए कोई भी बड़ा नेता लाइव प्रसारण के जरिए जुड़ सकता है। उपचुनाव में बीजेपी का प्रचार टोटल हाईटेक होने जा रहा है। बीजेपी 28 विधानसभा क्षेत्रों में ये डिजिटल रथ रवाना करेगी। ये कोई आम रथ नहीं है। दरअसल इसमें प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ ही साथ में एक खास खूबी भी रखी गई है। ये रथ जहां भी खड़ा होगा वहां ऑन एयर लाइव प्रसारण से जुड़ सकता है। ये संभवतः बीजेपी के मध्य प्रदेश के चुनावी इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि इस तरीके के रथ बनाए गए हैं जहां से कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ा प्रत्याशी सीधे लाइव जुड़ सकता है। हम आपको अंदर भी दिखाएंगे कि इसमें आखिरकार किस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है। ये रथ पूरी तरीके से हाईटेक तरीके से बनाया गया है। यहाँ अंदर डिजिटली ये ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकता है, जिसके जरिए किसी भी नेता का भाषण किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जहां पर चुनाव हो रहा है वहां लाइव प्रसारण किया जा सकता है। तो ये अपने आप में अनोखा कैंपेन बीजेपी का इस बार उपचुनाव में देखने को मिलेगा। ये रथ 13 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहाँ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से रवाना करेंगे और तब ये 28 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां पर प्रचार प्रसार बीजेपी की ओर से करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। अनुराग, बहुत संक्षेप में कितने बजे ये कार्यक्रम होगा, कैसे ये रथ रवाना होंगे, ये भी बताएं। दूसरा, बड़े अचरज की बात है कि कल मध्य प्रदेश की राजनीति का मुद्दा था कि अगर किसी को गरीब या भूखा कह दिया जाए तो उसका अपमान हो जा रहा है, और आज ये हाईटेक रथ रवाना कर दिए जाएंगे। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, गरीबी और अमीरी की सियासत के बीच में अब हाईटेक कैंपेनिंग की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है और 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सीधे जनता से ऑनलाइन कनेक्शन करने के लिए अब बीजेपी इन हाईटेक रथों का सहारा लेगी। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से जिक्र भी हो चुका, कि सीधे बड़े नेता, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, वो सीधे आम लोगों से जुड़ सकेंगे। और पार्टी की कोशिश इस बात को लेकर है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं से संपर्क किया जा सके। इसी को लेकर
28 विधानसभा सीटों पर यह हाईटेक रथ रवाना होंगे। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के कामकाज के अलावा मोदी सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी भी दी जाएगी और सीधे पिछले बार जब ये चुनाव हुआ तब सियासी सफर के दौरान शिफाली ने और आप सभी ने कई ऐसी जगहों की खोज की जहां पुल नहीं है, कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। क्या इन 28 सीटों में से कई जगह ऐसी भी हैं जहां जब ये रथ पहुंचेगा तो लोग भौचक और चौचक होकर इसे देखते रह जाएंगे? अनुराग, बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ग्रामीण इलाकों में उन जगह पर जहां पर अभी तक इंटरनेट सेवा नहीं पहुंची है, वहां पर यदि ये रथ पहुंचेगा तो लोगों के लिए हैरानी करने वाली बात जरूर होगी, क्योंकि लोग अभी भी तकनीकी सेवाओं के लिए सरकार की तरफ देख रहे हैं। कई जगह पर इंटरनेट सेवाएं नहीं पहुंच सकी हैं। ग्रामीण इलाकों में जो उपचुनाव होना है उनमें से ज़्यादातर इलाके ग्रामीण इलाकों से आते हैं और इंटीरियर से भी आते हैं, तो सुदूर क्षेत्रों तक ये रथ किस तरीके से पहुंचेंगे ये एक चुनौती जरूर हो सकता है। लेकिन यदि उन इलाकों में पहुंचते हैं तो वहां के लोगों के लिए थोड़ी हैरानी की बात जरूर हो सकती है, क्योंकि इस तरीके के रथ अमूमन उन इलाकों तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन बीजेपी इसी रणनीति के तहत अब चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। जी जी, हालांकि लीपने वाले, लौटने वाले, दंडवत होने वाले वो उसी तरीके से नजर आते रहेंगे, ऐसा लग रहा है इस हाईटेक प्रचार के बावजूद भी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे। इधर भाजपा के स्टार प्रचारक और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर के बहादुरपुर में उपचुनाव को ग्वालियर की अस्मिता और मान सम्मान का विषय बताया है। सिंधिया ने जहां अपनी दादी विजया राजे सिंधिया के सम्मान में सरकार द्वारा जारी किए गए 100 रुपए के सिक्के के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सिंधिया ने यह भी कहा कि जहां जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का पसीना टपकेगा वहां मेरा खून बहेगा। उनकी माने तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था। कांग्रेस के लिए हर चीज व्यापार रही है। कांग्रेस की नीति और उनकी सोच, जिस तरीके से कांग्रेस के लिए हर चीज व्यापार है, प्रगति व्यापार है, विकास व्यापार है और मनुष्य व्यापार है। इनको केवल एक चीज की चिंता है और वो अपनी कुर्सी की। किसी तरह भी कुर्सी उनको मिल जाए राज करने के लिए। जिस मुख्यमंत्री ने एक बार भी अशोकनगर में पांव नहीं रखा, उस मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहने का कोई औचित्य नहीं होता। 15 महीने में एक बार भी एक जिले में नहीं गए। वैसे अशोकनगर एक ऐसी सीट है, अशोकनगर शहर की अगर बात कर ली जाए, वहां कई राजनेता तो कई सालों के कार्यकाल में नहीं पहुंचे। खबर गुना से पूर्व सीएम कमलनाथ आज बमौरी में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रत्याशी केएल अग्रवाल के समर्थन में वो प्रचार करेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और कांग्रेस ने चुनाव आयोग में मंत्री बिसाहुलाल की शिकायत की है। उपचुनाव को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस का यह कहना है कि मंत्री बिसाहुलाल की तरफ से स्वेच्छानुदान की राशि आम मतदाताओं के खातों में डाली जा रही है। यही नहीं, कांग्रेस ने इंदौर कलेक्टर और डीआईजी को हटाने की मांग भी की। इसके साथ ही सरकार की तरफ से किए जा रहे सरकारी कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की गई है। और सीहोर के आष्टा पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने पार्टी की तरफ से आयोजित धरने में शिरकत की। धरना हाथरस कांड, फसल बीमा, किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से पारित कानून इसे लेकर था। इसे संबोधित करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने यह भी कहा कि अन्ना हजारे और केजरीवाल निर्भया कांड पर तो खूब बोले, लेकिन आज ऐसे 50 केस हैं। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल मौन हैं। मर्यादा की भाषा भी वो लांघ गए। खबर छत्तीसगढ़ से। रायपुर में ड्रग्स सप्लाई के मामले में भिलाई में ड्रग्स लेने वालों की एक लिस्ट सामने आई है। जो लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, लगातार ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, ये लिस्ट लंबी है। भिलाई के छात्र इसमें शामिल हैं, व्यापारियों के नाम इसमें शामिल हैं। तकरीबन 100 छात्र और 50 व्यापारियों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, यहां पर ये लोग पार्टी किया करते थे और ड्रग्स लिया करते थे।
और अगली खबर भी रायपुर से ही। नशीले सिरप के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लाभांडी से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। 69 बोतल नशीली सिरप इनके पास से बरामद की गई है। तेलीबांधा पुलिस ने कार्रवाई की है। इधर रायसेन में 485 पेटी शराब जब्त की गई है। शराब से भरा एक ट्रक ही पकड़ा गया है। 4350 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। भोपाल से विदिशा ये ट्रक जा रहा था और उसी दौरान सांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 485 पेटी शराब जब्त की गई है। 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं और सांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। चेकिंग के दौरान शराब से भरा ये ट्रक पकड़ाया है। 485 पेटी शराब यानी तकरीबन 4350 लीटर विदेशी शराब भोपाल से विदिशा जाने के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई। और आखिर में चलते चलते जरूर सुनिए किशोर कुमार यानी खंडवा का एक ऐसा सितारा जो बॉलीवुड का ध्रुव तारा बनकर चमका। हिंदी सिनेमा का वो फनकार जिसकी आवाज का जादू कुछ ऐसा छाया जिसे सुनकर पूरी दुनिया दीवानी हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं मदहोश कर देने वाली आवाज के जादूगर किशोर कुमार की। किशोर कुमार ने बॉलीवुड में अपनी गायकी से लेकर अदाकारी तक के सफर में ऐसा मुकाम बनाया जो दूसरों के लिए महज एक सपना ही है। किशोर कुमार के फिल्मी सफर की गाड़ी एक बार चल निकली तो उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राकेश रोशन, मिथुन चक्रवर्ती जैसे अनेकों कलाकारों को उन्होंने अपनी आवाज दी। उनमें एक अद्भुत प्रतिभा थी। वो जिस व्यक्ति को देते थे उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते थे। वो चाहे अमिताभ बच्चन जी हो या देवानंद जी हो, राजेश खन्ना हो, जिसके लिए भी वो गाते थे तो ऐसा लगता था कि वो हीरो खुद गा रहा है। उनमें अद्भुत प्रतिभा थी जो किसी फिल्म सिनेमा के किसी भी कलाकार में नहीं थी। किशोर कुमार माया नगरी को छोड़ अपना आखिरी वक्त खंडवा की उन गलियों में बिताना चाहते थे जहां उनका बचपन बीता। वो हमेशा कहा करते, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। 1987 की दीपावली मनाने वो खंडवा भी आना चाहते थे। उन्होंने अपने खंडवा के पैतृक मकान के चौकीदार सीताराम को घर को साफ सुथरा करने को कहा था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 13 अक्टूबर 1987 की शाम वो हम सबको छोड़कर चले गए और उनका खंडवा में बसने का सपना उनके साथ ही चल गया। बॉलीवुड में किशोर कुमार का एक प्रसिद्ध जुमला हुआ करता था, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवे में बस जाएंगे। 90 के दशक में जब किशोर कुमार का बॉलीवुड से मोहभंग हो गया तो अपने इस खंडवा में पैतृक मकान में बस जाना चाहते थे और अपने उन पुराने दिनों को जीना चाहते थे जो अपने दोस्त और यारों के साथ उन्होंने जिया था। लेकिन अफसोस कि शायद काल को कुछ और ही मंजूर था और किशोर कुमार का ये सपना पूरा नहीं हो सका। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18, खंडवा।